हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आनंद कुमार यादव आपके YouTube चैनल सक्सेसफुल 2.0 पर आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आप लोगों को आयुर्वेद फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग भर्ती जो आने वाली है उसमें आयुर्वेद का इतिहास जो आप लोगों का सिलेबस है उसको पढ़ाने जा रहा हूँ। ठीक है, तो आइए हम लोग विषय हम लोग क्या है, आयुर्वेद का इतिहास। तो आइए हम लोग आयुर्वेद का इतिहास विषय के बारे में पढ़ते हैं। पहले हम लोग आयुर्वेद के इतिहास के बारे में पढ़ने से पहले हम लोग जानते हैं कि आयुर्वेद क्या है। आयुर्वेद आयुर्वेद का मतलब क्या है, आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति क्या है। तो हम लोग सबसे पहले लिखेंगे आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। क्या लिखेंगे? आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति हो गया ना। इसका मतलब क्या है कि आयुर्वेद शब्द कैसे बना है। आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति का मतलब आयुर्वेद शब्द कैसे बना है। तो देखिए आयुर्वेद शब्द कैसे बना है, हम आपको बताते हैं। देखिए आयुर्वेद इसे लिखेंगे आयुर्वेद लिखते हैं तो इसमें आयु प्लस वेद मिलकर आयुर्वेद बना है। ठीक है, आयु का अर्थ होता है जीवन। आयु का अर्थ क्या होता है? जीवन। आयु का अर्थ क्या होता है बताइए? आयु का अर्थ होता है जीवन। वेद का मतलब क्या हो जाएगा? ज्ञान या जानना या जानना। ठीक है, आयुर्वेद शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद। आयु का अर्थ क्या होता है? जीवन, और वेद का अर्थ क्या होता है? ज्ञान या जानना। यानी जिस शास्त्र में जीवन के बारे में बताया गया हो या जिस शास्त्र में जीवन के बारे में जिस शास्त्र में व्याख्या की गई हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, या तो इसे हम लोग ये भी लिख सकते हैं आयुर्वेद को। देखिए आयुर्वेद को लिख सकते हैं आयुष प्लस वेद। आयुष प्लस वेद। आयुर्वेद को अब क्या लिख सकते हैं? आयुष प्लस वेद। इसका भी मतलब होगा, आयुष का मतलब भी जीवन होगा। वेद का मतलब तो आप लोग जानते हैं, ज्ञान या जानना। तो आयुष का मतलब भी क्या हो जाएगा? जीवन। और वेद का मतलब क्या होगा? ज्ञान या जानना। ठीक है, तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति हम लोग को, जैसे आयुर्वेद का इतिहास हम लोग को पढ़ना था, तो आयुर्वेद क्या है इसके बारे में हम लोग जान लें कि आयुर्वेद आयु प्लस वेद दो शब्दों से मिलकर बना है। आयु को आयुष भी कह सकते हैं। आयुष प्लस वेद मिलकर आयुर्वेद बना है। ठीक है, और आयुर्वेद का मतलब हो जाएगा जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो या जिस शास्त्र के द्वारा आयु का ज्ञान होता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। इसका परिभाषा लिख सकते हैं, जिस शास्त्र के द्वारा आयुर्वेद में शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान। आयुर्वेद में शास्त्र का मतलब क्या हो जाएगा? विज्ञान। ठीक है, जिस शास्त्र में आयु का मतलब क्या हो जाएगा? जीवन। जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद
कहते हैं। क्या हो गया? जिस शास्त्र में आयु का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। मतलब शास्त्र का मतलब क्या हो गया? यहाँ विज्ञान हो गया और आयु का मतलब क्या हो गया? जीवन हो गया। यानी जिस शास्त्र में व्यक्ति के जीवन में, मतलब व्यक्ति का जीवन कैसे जीवन, स्वस्थ व्यक्ति का कैसे जीवन जीना है, जिस शास्त्र में दिया है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद शास्त्र, आयुर्वेद वेद से लिया गया है, ये भी क्वेश्चन पूछता है। जैसे देखिए एक और परिभाषा इसकी होती है, क्या है? स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ, दूसरी तरह से लिखते हैं, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर। आतुर का मतलब यहाँ पर देखिए क्या हो गया? आतुर का मतलब वो रोगी हो गया। यानी स्वस्थ व्यक्ति को भी अपने स्वास्थ्य की रक्षा के लिए एक उचित ढंग से रहना होगा, और रोगी व्यक्ति भी है उसको भी, वो भी अपनी स्वास्थ्य की रक्षा के लिए उसका खान पीन रहन सहन उसको अच्छे तरह से रखना होगा। तो क्या है? स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर। आतुर का मतलब क्या हो गया? रोगी। स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर के उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान या शास्त्र इसे लिख सकते हैं, शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं, को आयुर्वेद कहते हैं। एक बार से हम लोग फिर से रिवाइज कर लेते हैं। हम लोग आयुर्वेद का इतिहास पढ़ रहे हैं। जैसे हम लोग आज क्या पढ़ रहे हैं? आयुर्वेद का इतिहास। किस लिए पढ़ रहे हैं? आयुर्वेदिक फार्मासिस्ट एवं नर्सिंग भर्ती परीक्षा के लिए। ठीक है। तो आयुर्वेद का इतिहास पढ़ने से पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि आयुर्वेद क्या है। ठीक है। तो आयुर्वेद शब्द की निरुक्ति, आयुर्वेद किन शब्दों से मिलकर बना था? आयुर्वेद आयु प्लस वेद। आयु का मतलब क्या होता है? जीवन। और वेद का मतलब क्या होता है? ज्ञान या जानना। आयुर्वेद को आयु प्लस वेद से जान सकते हैं, या आयुष प्लस वेद। आयुष का मतलब भी जीवन होता है, जीवन, और प्लस वेद का मतलब होता है ज्ञान या जानना। ठीक है। ज्ञान या जानना इसका मतलब होता है। और देखिए इसकी परिभाषा हो गई, दो परिभाषा हमने पढ़ा है। जिस शास्त्र में आयु का, या जिस शास्त्र में आयु, यहां पर मैं कर सकते हैं, जिस शास्त्र में, या जिस शास्त्र में, शास्त्र का मतलब क्या हो गया? विज्ञान। जिस शास्त्र में आयु का मतलब जीवन का ज्ञान हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। या दूसरी परिभाषा, स्वस्थ व्यक्ति एवं आतुर का मतलब रोगी के उत्तम मार्ग बताने वाले विज्ञान का मतलब शास्त्र को आयुर्वेद कहते हैं। मतलब स्वस्थ व्यक्ति जो रहेगा उसका खान पीन रहन सहन का उचित ढंग से जो मार्ग जिसमें बताया जाएगा वो आयुर्वेद के अंतर्गत आया जाएगा। और आतुर मतलब रोगी अगर रहेगा उसके लिए भी बताया गया होगा। ये जरूरी नहीं है कि जो स्वस्थ है वो चाहे जैसे रहे, उसके लिए भी मार्ग बताया गया है। ठीक है। अब देखिए आयुर्वेद कहां से आया है? आयुर्वेद देखिए, आयुर्वेद अर्थशास्त्र
अथर्ववेद, अथर्ववेद का उपवेद है। आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। इसे इंपॉर्टेंट करके आप लोग ब्रैकेट में लिख लीजिएगा। आयुर्वेद क्या है? अथर्ववेद का उपवेद है। जैसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेद क्या है? आयुर्वेद अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, इसके बाद और आइए हम लोग आयुर्वेद की परिभाषा को जानते हैं। आयुर्वेद की परिभाषा तो बुक में बहुत दी गई है, लेकिन कुछ परिभाषा को हमने पहले देखा और परिभाषा को हम लोग देखते हैं। देखिए हेडिंग क्या डालेंगे? आयुर्वेद, आयुर्वेद की परिभाषा, यही ना परिभाषा, आयुर्वेद की परिभाषा। जो शास्त्र मतलब क्या हो गया? आयुर्वेद में विज्ञान। जो शास्त्र आयु का संपूर्ण, आयु का क्या हो गया? संपूर्ण आयुर्वेद की परिभाषा में क्या है? जो शास्त्र मतलब आयुर्वेद में क्या होता है? विज्ञान होता है। जो शास्त्र आयु का संपूर्ण ज्ञान कराता है, उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद कहते हैं। मतलब देखिए, जो शास्त्र का मतलब विज्ञान हो गया, या इसे बोल सकते हैं जो विज्ञान आयु का संपूर्ण ज्ञान कराता है उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन कभी आपसे पूछ सकता है कि आयुर्वेद में आयु कितने प्रकार की होती है? तो आयुर्वेद में आयु 4 प्रकार की होती है। तो आयु के आधार पर भी आयुर्वेद की परिभाषा होती है। जिस शास्त्र में हितायु, दूसरी परिभाषा, जिस शास्त्र में हितायु यही ना, और हितायु और हितायु सुखायु एवं सुखायु एवं दुखायु क्या दिया? जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन, चारों प्रकार की आयु का वर्णन हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। आयुर्वेद कहते हैं। मतलब समझिए, जिस शास्त्र में हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु इन चारों प्रकार की आयु का वर्णन जिस शास्त्र में हो उसे आयुर्वेद कहते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन देखिए, यहां से इस परिभाषा से एक क्वेश्चन और बन गया कि आयु के प्रकार। टिपिकल में पूछ सकता है आयु के प्रकार कितने होंगे? आयु के प्रकार 4 होंगे। कौन कौन होंगे? फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? हितायु,
हितायु, अहितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ठीक है, तो आयु के कितने प्रकार हो गए? आयु के 4 प्रकार हो गए, हितायु, अहितायु, सुखायु, दुखायु। ठीक है, देखिए व्यक्ति को रोग कैसे होगा, यानी व्यक्ति रोगी कैसे होगा? तो व्यक्ति में दोष, ठीक है, दोष, दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। तीन प्रकार के, वात, पित्त, कफ। आयुर्वेद में रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। या दोष कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। ठीक है, आयुर्वेद में रोग कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, वात, पित्त, कफ। ठीक है, ये जो कफ जमता है वो कफ नहीं है। ठीक है, वात, पित्त, कफ। अब देखिए यही तीनों दोष, कोई बढ़ गया कोई घट गया, या दोनों बढ़ गए या दोनों घट गए, तभी आदमी बीमार पड़ता है, यानी व्यक्ति को रोग उत्पन्न होता है। यानी दोष, यही तीनों दोष वात, पित्त, कफ आपका बराबर रहेगा तो व्यक्ति स्वस्थ रहेगा। जिसका वात, पित्त कम या ज्यादा रहेगा वो व्यक्ति रोगी होगा। ठीक है, तो वात, पित्त, कफ व्यक्ति के रोग उत्पन्न होने का कारण क्या है? वात, पित्त, कफ में कोई घट गया है या बढ़ गया है। तो आज यहीं पर क्लास को खत्म करेंगे, कल आगे कंटिन्यू करेंगे। आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा। ठीक है, तो अच्छा लगेगा तो और आगे क्लास मैं लेकर आऊंगा। आयुर्वेद का पर्यायवाची हम लोग देखेंगे। तो आइए हम लोग देखते हैं आयुर्वेद का पर्यायवाची क्या क्या होता है उसको। आयुर्वेद का पर्यायवाची, पर्यायवाची। ठीक है, आयुर्वेद का पर्यायवाची। आप लोगों से एग्जाम में आयुर्वेद की पर्यायवाची पूछ सकता है। ठीक है, तो आयुर्वेद की पर्यायवाची हम लोग देखते हैं। पहला क्या है? शाखा। ठीक है, शाख, ब्लैक वाले से लिखते हैं हम लोग। क्या है? शाखा, शाखा। ठीक है, दूसरा क्या है? दूसरा है विद्या। दूसरा क्या है? विद्या। आयुर्वेद की परिभाषा क्या है? शाखा हो गई, विद्या हो गई, विद्या के बाद सूत्र हो गया, सूत्र, सूत्र के बाद क्या हो जाएगा? ज्ञान हो जाएगा, ज्ञान के बाद क्या हो जाएगा? शास्त्र हो जाएगा, ज्ञान के बाद क्या होगा? शास्त्र हो गया, शास्त्र के बाद क्या हो गया? लक्षण हो गया, लक्षण, लक्षण के बाद क्या हो जाएगा? तंत्र। ठीक है, इतना पर्यायवाची हम लोग अगर याद कर लेंगे तो इसमें से कोई न कोई एक एग्जाम आपको देखने को मिल जाएगा। मान लीजिए ऑप्शन वाला आप लोगों को एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, इसमें से या तो 3 दे देगा, एक विपरीत दे देगा, या 3 विपरीत दे देगा, एक इसमें का दे देगा, और पूछ लेगा कि आयुर्वेद की पर्यायवाची इसमें से कौन है, या इसमें से बोल देगा कि इसमें से आयुर्वेद की पर्यायवाची कौन नहीं है। ठीक है, 3 अगर सही दे देगा, एक तीन सही दे देगा, एक गलत दे देगा, तो उसमें आपसे पूछेगा कि आयुर्वेद की पर्यायवाची कौन नहीं है। अगर 3 गलत एक सही दे देगा तो आपसे एग्जाम में यही पूछेगा कि आयुर्वेद की पर्यायवाची कैसे है। देखिए आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा होगा कि क्वेश्चन कैसे पूछेगा। जैसे क्वेश्चन आपका एग्जाम में आपसे पूछेगा, जैसे मान लीजिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आ गया। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या हो जाएगा? पूछेगा आयुर्वेद की
पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, क्वेश्चन मान लीजिए क्वेश्चन दे दिया कि आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द कौन है। ठीक है, ऑप्शन देगा आपको, ऑप्शन मान लीजिए 4 ऑप्शन देगा, ए बी सी डी, 4 ऑप्शन दे दिया। ठीक है, 4 ऑप्शन में आपको मान लीजिए दे दिया ज्ञान दे दिया, ठीक है, परिज्ञान दे दिया, आयुष दे दिया, ठीक है, आयुष दे दिया, और यूनानी दे दिया। ठीक है, यूनानी दे दिया। तो अगर कुछ क्वेश्चन दे दिया कि आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द कौन है, तो आप लोग ऑप्शन में देखेंगे ज्ञान दे दिया, परिज्ञान दे दिया, आयुष दे दिया, यूनानी दे दिया। तो आप लोग अगर पर्यायवाची आप लोगों को याद रहेगी तो फर्स्ट ऑप्शन सही आप लोग कर देंगे। ज्ञान, आयुर्वेद की पर्यायवाची क्या होती है? ज्ञान होता है। आयुष आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं होता। आयुर्वेद 2 शब्दों से मिलकर बना, आयुष प्लस वेद। तो इसका आधा शब्द आयुष है, न कि आयुष आयुर्वेद की पर्यायवाची है। ठीक है, इसी तरह इसी क्वेश्चन को और अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है, जैसे अलग ढंग से आपसे पूछ सकता है। मान लीजिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कर लेते हैं, आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आप लोगों को क्वेश्चन बहुत ध्यान से पढ़ना है। अब इसमें पूछ रहा है कि आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है या आयुर्वेद की पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो ऑप्शन आपको देगा, ऑप्शन 4 ऑप्शन आपको देगा, ए बी सी डी। ठीक है, 4 ऑप्शन दे दिया। पहला ऑप्शन दे दिया ज्ञान दे दिया, ठीक है, ज्ञान दे दिया। दूसरा दे दिया सूत्र दे दिया, तीसरा आयु दे दिया, चौथा शास्त्र दे दिया। ठीक है, तो आप लोग अगर रटे रहेंगे कि आयुर्वेद की पर्यायवाची ज्ञान होता है, सूत्र होता है, शास्त्र होता है, और आपने पढ़ा आयुर्वेद की पर्यायवाची, अब पूरा नहीं पढ़ा, नहीं, जैसे आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है, आपने एग्जाम में जल्दीबाजी में यही पढ़ा आयुर्वेद की पर्यायवाची, नहीं को नहीं आप पढ़े, तुरंत आप फर्स्ट ऑप्शन लगा देंगे, नीचे नहीं देखेंगे, आपका आता हुआ क्वेश्चन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो उसे आप बहुत ध्यान से पढ़ेंगे। जैसे दिया आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है, दिया है ना कि आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है, तो इसका मतलब इसमें 3 जो ऑप्शन रहेगा वो सही रहेगा, इसमें एक गलत रहेगा, यानी आयुर्वेद की पर्यायवाची जो है इसमें से 3 पर्यायवाची है, एक पर्यायवाची नहीं है। तो हमें पता है ज्ञान आयुर्वेद की पर्यायवाची है, सूत्र आयुर्वेद की पर्यायवाची है, शास्त्र आयुर्वेद की पर्यायवाची है, शास्त्र गलत हमने लिखा है, शास्त्र भी आयुर्वेद की पर्यायवाची है, लेकिन आयु आयुर्वेद की पर्यायवाची नहीं है। तो ऑप्शन आपका क्या सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आयु, जैसे आयुर्वेद किन 2 शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद, या इसे कर सकते हैं आयुष प्लस वेद। ठीक है, आयुष प्लस वेद या आयु प्लस वेद। ठीक है, आयुर्वेद किन 2 शब्दों से मिलकर बना? आयु प्लस वेद या आयुष प्लस वेद। ठीक है, तो आपसे इस तरह क्वेश्चन आपसे पूछेगा। एक हम लोग देखते हैं त्रिगुण, आयुर्वेद में त्रिगुण क्या होता है। ठीक है, तो त्रिगुण हेडिंग डालते हैं हम लोग, त्रिगुण। हमें परिभाषा की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, परिभाषा हमें याद नहीं करना है, एग्जाम में त्रिगुण आपसे पूछ सकता है, त्रिगुण क्या? तो त्रिगुण क्या है? सत्व, रज, तम। त्रिगुण क्या है? सत्व, रज और
ठीक है, त्रिगुण हो गया हमारा। और जैसे आपसे ऑप्शन में पूछ सकता है त्रिगुण इसमें से कौन सा नहीं है, या तो त्रिगुण कौन है, तो एक ऑप्शन देगा, या तो पूछ देगा त्रिगुण इसमें से कौन नहीं है, तो ये तीनों देकर एक अलग देगा। ठीक है, पंचमहाभूत पूछता है, पंचमहाभूत। ठीक है, पंचमहाभूत कौन कौन होते हैं इसको हम लोग देख लेते हैं। पंचमहाभूत आप लोगों को पता होगा, लेकिन मैं फिर से आपको बता रहा हूं पंचमहाभूत क्या होता है। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। पंचमहाभूत कौन कौन से हैं आप लोग याद कर लीजिए। पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, ये क्या है, पंचमहाभूत है। ठीक है, तो आपसे पूछ सकता है कि पंचमहाभूत इसमें कौन है, पंचमहाभूत कौन नहीं है। ठीक है, पंचमहाभूत के बाद हम लोग आते हैं त्रिदोष पर। त्रिदोष तो हमने कल भी बताया था, आज भी मैं बता दे रहा हूं। त्रिदोष क्या है, वात, पित्त, कफ। ठीक है, त्रिदोष क्या है, वात, पित्त, कफ। वात, पित्त, कफ। ठीक है, त्रिदोष क्या है, वात, पित्त, कफ। ठीक है, तो वात किस कंडीशन में होता है, पित्त किस कंडीशन में होता है, कफ किस कंडीशन में होता है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो देखिए, मनुष्य के अंदर वात, पित्त, कफ घट जाए या बढ़ जाए तो रोग उत्पन्न होता है। ठीक है, तो वात के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। वात, ठीक है, वात के बारे में पढ़ते हैं। वायु प्लस आकाश, वायु प्लस आकाश, वायु प्लस, यही पंचमहाभूत से मनुष्य की शरीर बनी है, इसी से रोग उत्पन्न होगा, घटेगा, बढ़ेगा। ठीक है, वायु प्लस आकाश, यही पंचमहाभूत। इसमें दो हो गया, वात में दो हो गया। पित्त में क्या होगा, पित्त का मतलब, पित्त नाम से ही पता चल रहा है जलन की भावना, मतलब जलन वाला। पित्त क्या हो जाएगा, अग्नि हो जाएगी। पित्त क्या हो जाएगी, अग्नि हो जाएगी। और कफ क्या होगा, कफ का मतलब भारीपन। कफ, कफ क्या हो जाएगा, कफ हो जाएगा, जल हो जाएगा, जल हो जाएगा, और क्या हो जाएगा, पृथ्वी हो जाएगी। तो देखिए पंचमहाभूत कौन कौन से हो गए, वायु हो गई, आकाश हो गया, अग्नि हो गई, और जल हो गया, और पृथ्वी हो गई। पंचमहाभूत अपने क्या क्या हो गए, वायु, आकाश, अग्नि, जल, पृथ्वी। ठीक है, पंचमहाभूत। और पंचमहाभूत में वात के अंतर्गत वायु और आकाश आ जाएगा, पित्त के अंतर्गत अग्नि आ जाएगी, और कफ के अंतर्गत जल और पृथ्वी आ जाएगी। तो मनुष्य में देखिए, वायु अगर बढ़ जाएगी या आकाश बढ़ जाएगा तो वात की समस्या होगी, पित्त की समस्या, जलन, जैसे आदमी के अंदर गैस की समस्या जो हो जाती है पित्त के वजह से, अग्नि बढ़ जाती है, और जल और पृथ्वी कफ के वजह से भारीपन हो जाता है, जैसे कफ बन जाता है। ठीक है, भारीपन। एक कफ जो खांसी वाला कफ होता है वो नहीं है। ठीक है, तो हमने क्या देख लिया, त्रिगुण देख लिया, पंचमहाभूत देख लिया, त्रिदोष देख लिया। अब क्या हम लोग देखेंगे, सप्त धातु। आयुर्वेद में सप्त धातु क्या होती है, सप्त धातु। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं सप्त धातु। सप्त धातु, सप्त धातु आप लोगों को नाम से ही पता चल रहा होगा, 7 धातुओं से मिलकर बना होगा। सप्त धातु जब नाम है तो वो 7 धातुओं से मिलकर बना होगा। क्या है, रस, रक्त, रस है, रक्त है, रस, रक्त, मांस,
मज्जा। कितना हो गए? 1 2 3 4 5 6 रस शुक्र। मज्जा के बाद क्या हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। तो जैसे आप लोग मैदे हैं, ठीक है, आप लोग कोई चीज खाएंगे या कोई भोजन आप खाते हैं तो वो रस के रूप में होगा। रस के बाद रक्त में जाएगा, रक्त के बाद मांद में, फिर मेद, फिर अस्थि में, फिर मज्जा, फिर उसका क्या बनेगा? शुक्र बनेगा। तो ये सप्त धातु क्या है? रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। तो सप्त धातु अगर आपसे पूछे क्या है तो सप्त धातु रस, रक्त, मांद, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, आप लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लीजिए। सप्त धातु क्या है? रस, रक्त, मांद, मेद, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र। ठीक है, ओज, इसके बाद क्या होता है? ओज बनता है। ठीक है, ओज, सप्त धातु के बाद ओज। आयुर्वेद में सर्वभूत धातु ओज है। आयुर्वेद में सर्वभूत धातु, आयुर्वेद में सर्वभूत धातु क्या है? आयुर्वेद में सर्वभूत धातु ओज है। ठीक है, आपसे ओज है। आपसे कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है कि आयुर्वेद में सर्वभूत धातु कौन सी है? ओज है। ठीक है, अब देखिए हमने क्या पढ़ लिया? त्रिगुण पढ़ लिया, पंचमहाभूत पढ़ लिया, त्रिदोष पढ़ लिया, सप्त धातु पढ़ लिया, ओज पढ़ लिया। अब हम लोग लास्ट आज यहीं पर क्लास खत्म करेंगे। अग्नि पढ़ेंगे। अग्नि कितने प्रकार की होती है और अग्नि के बारे में कल हम लोग पढ़ेंगे। अग्नि, आयुर्वेद में अग्नि कितने प्रकार की होती है? अग्नि 3 प्रकार की होती है। 3 प्रकार की। ठीक है, जठराग्नि, तत्वाग्नि, भूताग्नि। पहला क्या है? जठराग्नि। पहली क्या है? जठराग्नि। दूसरी क्या है? भूताग्नि। पहली क्या है? जठराग्नि। दूसरी क्या है? भूताग्नि। और तीसरी क्या है? धत्वाग्नि। तो आयुर्वेद में कितनी अग्नियां होती हैं? 3। आयुर्वेद में 3 अग्नियां होती हैं, जठराग्नि, भूताग्नि, धत्वाग्नि। ठीक है, तो यहीं पर इस क्लास को आज हम लोग खत्म करेंगे। कल से हम लोग इसको आगे कंटिन्यू करेंगे। और आयुर्वेद में जैसे जो शब्द होते हैं उसका हिंदी अर्थ जानेंगे। जैसे जांघम शब्द होता है, पार्थिव होता है। तो जांघम क्या होता है? जीव जंतु से। पार्थिव क्या होता है? खनिज से होता है। ठीक है, इस प्रकार के शब्दों को हम नए नए शब्दों को लेकर आएंगे। जैसे अतियोग होता है, मिथ्या योग होता है। तो ऐसा शब्द इसमें आप लोगों को देखने को मिलेगा और उसका हिंदी अर्थ जानना जरूरी होता है। जैसे अतियोग हो गया। ठीक है, तो अतियोग आपसे आयुर्वेद में पूछ दिया तो मान लीजिए इसी परिभाषा में अतियोग हमने बता दिया। अब आपको अतियोग के बारे में नहीं पता होगा तो उसका मतलब नहीं निकल कर आपके सामने आएगा। अतियोग का मतलब हो जाएगा अधिक। मिथ्या योग का मतलब क्या हो जाएगा? गलत। ठीक है, जैसे मिथ्या लोग नहीं बोलते हैं कि मिथ्या है, गलत। ठीक है, इस प्रकार। अब जैसे इसमें सत्व, रज, तम, इसका मतलब कल हम बताएंगे। ठीक है, सत्व का मतलब क्या होता है, रज का मतलब क्या होता है, तम का मतलब क्या होता है। तो आप लोगों को क्लास कैसा लगा जरूर बताइएगा। अगर अच्छा लगा